हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स के सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारी इस ग्रामर सीरीज़ के अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारे प्रोनाउन का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आप अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये जो प्रोनाउन है वो कौन सी क्लास का है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था बेटा, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये जो ग्रामर सीरीज़ मैंने नई स्टार्ट करी है, वो किसी भी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स, क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स इसे आराम से देख सकते हैं। जूनियर या सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। सो देयर इज़ नो हार्म इन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इन्हें सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोर्ड के बारे में पूछना चाहते हैं कि मैम हम सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी के हैं या बिहार बोर्ड के हैं, सो डजेंट मैटर एट ऑल। आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपको ग्रामर की बात जब आती है तो ग्रामर के रूल्स किसी बोर्ड के अनुसार चेंज नहीं होते। तो ये आप सभी के लिए है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रोनाउन पार्ट 2 पे। पिछले पार्ट में स्टूडेंट्स हमने पर्सनल प्रोनाउंस पूरे जाने थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने जो पर्सनल प्रोनाउन जाने बेटा, उसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव जो थे वो जाने थे। राइट, कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। उसकी डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट में यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट में वो चेंज हो जाती है और पजेसिव में भी फिर आगे चल के और चेंज हो जाती है। राइट, उसकी एक्सरसाइजेस भी की थी, इज़न्ट इट। अब हम यहाँ बढ़ते हैं दूसरे किस्म के जो प्रोनाउंस होते हैं, यानी अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, यानी प्रोनाउन वाला पहला, इसके जो पहले वीडियो आया था पार्ट 1, अगर उसे अच्छे से देखा और समझा है तो उसमें मैंने आपको शुरू में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई पेन। राइट, तो ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे आपसे, इससे मिलते जुलते, दिस इज़ माई पेन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिस इज़ माइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। अब इसके अंदर तो हमारे पास जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, उस चीज़ का नाम दिया गया है। लेकिन जब यहाँ मैं लिख रही हूँ दिस इज़ माइन, यह मेरा है, तो क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है? इस सेंटेंस से क्या हमें समझ में आ रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? जी नहीं। दूसरा, ये जो 3 वर्ड्स का ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पढ़कर क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि वो कौन सा वर्ड है इसमें जो उस चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये शब्द है जो उस चीज़ को दर्शा रहा है? किस शब्द की जगह अगर हम नाम लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेटा, जो दिस है, ये जो शब्द है दिस, ये दर्शाता है कि वो कौन सी चीज़ है। सो दिस इज़ माइन, मतलब ये हो सकता है कि दिस पेन। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं पेन की ही बात कर रही हूँ, तो ये जो दिस शब्द है वो किसे दर्शा रहा है? पेन को। राइट, इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो पेन मेरा है, मान लीजिए कि दैट वन इज़ माइन। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ दैट वन इज़ माइन, अगर मेरे से किसी ने पूछा, मान लीजिए 2 लोग बैठे हुए हैं, एक मैं बैठी हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा या मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अरे वो वाला पेन किसका है, तो मैंने जवाब दिया दैट वन इज़ माइन, वो पेन मेरा है, दैट वन इज़ माइन, दैट वन इज़ माइन। तो बेटा, यहाँ पर ये जो दैट है वो फिर से क्या दर्शा रहा है? वो भी पेन की बात हो रही है ना अभी। किस नाउन की बात हो रही है? पेन की। तो नाउन को जो शब्द रिप्लेस करता है वो कौन सा होता है? प्रोनाउन। तो यानी ये शब्द ने एक्चुअल में किसको रिप्लेस किया है? पेन को। पेन क्या है? एक नाउन है बेटा। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, यह आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि नाउन की जगह कौन सा शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है? दैट। यहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? दिस। तो यानी दिस, दैट या इट, इस तरीके के शब्द भी क्या होते हैं? प्रोनाउंस ही होते हैं। ये भी प्रोनाउंस का ही एक रूप होता है और बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो
ये कौन से प्रोनाउंस कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नॉर्मली इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ और डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर आइदर लिटरली और सिम्बॉलिकली। यानी हम क्या दिखाता है कि कोई चीज़ आपके कितनी, कोई भी चीज़ या कुछ भी हमारे कितना पास है या कितना दूर है हमसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दिस और दैट की बात कर रहे हैं तो दिस हम यूजुअली, मान लीजिए पेन का ही जब हम एग्जाम्पल दे रहे थे तो हम दिस तब हम इस्तेमाल करते हैं इस पेन के लिए कि यह मेरा पेन है जब ये पेन मेरे आसपास ही हो, मेरे एकदम नज़दीक हो और मेरी हैंड की रीच में हो कि मैं अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाऊँ और इसको पकड़ सकूँ। इतनी सी ही रीच में हो तब हम बोलते हैं कि दिस इज़ माई पेन, तब हम दिस का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ जब क्लोज है आपके, राइट बेटा। लेकिन वहीं पर अगर ये सेम ही पेन अगर कहीं दूर रखा हुआ है तो हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज़ माई पेन, तब हम ये बोलेंगे दैट इज़ माई पेन। यही कहते हैं ना, यह मेरा पेन है, अच्छा वो मेरा पेन है। तो वो यानी वो चीज़, हमें वो शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमसे दूर है, राइट। समझ में आया? तो दैट का मतलब क्या हुआ? दैट जो है जो थोड़ा सा फार, हमसे दूर है, स्लाइटली फार फ्रॉम अस। समझ में आया? जो हमसे थोड़ी सी कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है वो जब हमसे दूर है तब हम इस्तेमाल करेंगे दैट। किससे? स्पीकर से, यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पास है या दूर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बात मैं कर रही हूँ लेकिन कोई तीसरा ही पर्सन है, XYZ कोई पर्सन है और उसके कोई चीज़ कितनी पास है दूर है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो व्यक्ति बोल रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ, मेरे कोई चीज़ कितनी पास है या कितनी दूर है उस अनुसार मैं दिस और दैट या ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनका इस्तेमाल करूँगी, राइट। This, these, that and those are the demonstrative pronouns. Sometimes neither या neither, none and such are also used as demonstrative pronouns. अब देखिए, जो बहुत ज़्यादा, ये सभी रेगुलर में यूज़ होते हैं लेकिन जो फिक्स्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं दिस, दीज, दैट एंड दोज। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इसके दिस और दीज हमेशा उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो आपके नज़दीक हैं। ठीक है, दिस होता है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल और दीज होता है प्लूरल के लिए इस्तेमाल, राइट। दैट और दोस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो आपसे दूर हैं, जो आपसे दूर हैं। दैट इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए और दोज इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Sometimes neither, none and such are also used as demonstrative pronouns. अब neither, none और such इन शब्दों के क्या अर्थ है? neither मतलब ये होता है neither एक्चुअली यूजुअली किस तरीके से इस्तेमाल होता है? neither और nor इस पेयर में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। नाइदर शब्द जो है वो अकेले भी, इंडिविजुअली भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल होता है। किस तरह से होता है वो जब हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे उसमें सीखेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो वर्क एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे मॉडिफाई अ नाउन। However, demonstrative pronouns do not modify anything, rather replace the nouns or noun phrases. अब इसका क्या मतलब है? जो दे शब्द है ना, देखिए यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना वो कभी भी कोई भी चीज़ को मॉडिफाई या उनके रूप में बदलाव नहीं करते, एज इट इज़ रहने देते हैं। लेकिन दे शब्द जो होता है ना, दे शब्द जो है वो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने प्रोनाउंस सीख रहे थे, पर्सनल प्रोनाउंस सीख रहे थे, उसके अंदर जब हम पजेसिव प्रोनाउंस पर आए तो वो दो तरीके के थे। कैसे? एक माय था और दूसरा माइन था। तो माय और माइन में क्या डिफरेंस था? ये एक तरीके से प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल होते हैं कि खासियत दिखाना है, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इन द सेम मैनर दे भी इसी तरीके से इस्तेमाल होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में उनका जो स्थान होता है वो कहाँ होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह इसका
यूसेज होता है। अब स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको इसलिए बताई सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सिंस हम बेसिक से ये सीख रहे हैं, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी बिल्कुल हम समझाएंगे, लेकिन जब थोड़ा सा हायर लेवल पर हम पहुँचेंगे प्रोनाउंस को लेकर, तब हम इसको और डिटेल में समझाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दैट बाइक पार्क्ड ओवर देयर इज़ माइन, यानी एक बाइक के बारे में या मोटरसाइकिल जो है उसके बारे में बात हो रही है कि वहाँ पर जो बाइक है, अब दैट और दिस क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से, कि दैट से ये समझ में आ रहा है कि वो जिस बाइक के बारे में बात कर रहा है वो थोड़ी सी दूर है और इशारे से ही बता सकता है, उस पर हाथ लगा कर ये एकदम ये वाली इस तरह से नहीं, इशारे से समझाया जा सकता है सिर्फ कि वहाँ पर देखिए वो बाइक जो वहाँ पर पार्क हुई है, यानी पार्किंग में जो लगाई हुई है वो वाली बाइक मेरी है। अब यहाँ पर एक शब्द जो है ओवर देयर, इससे भी समझ में आ रहा है, देयर का मतलब होता है वहाँ, हियर का मतलब होता है, हियर का मतलब होता है यहाँ, तो यहाँ और वहाँ भी क्या दिखाता है कि वहाँ मतलब दूर है, कि वहाँ उस जगह, और हियर का मतलब है यहाँ, मतलब यहीं आसपास। राइट, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है बेटा अगर आपको नहीं दी होती तो फिर आप किस तरीके से लिखते, दैट बाइक इज़ माइन। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इसी तरह से एक सेंटेंस लिखा होता, दैट बाइक इज माइन, और वहीं इसके बाद एक और सेंटेंस है, दिस बाइक इज माइन। राइट, दोनों में क्या गलत है, यहाँ पर दैट आया, यहाँ दिस आया, तो इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? वेल, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं। लेकिन हमें कैसे, मान लीजिए अगर फिल इन द ब्लैंक की तरह ही आता तो हम उसको कैसे फिल करते हैं सही आंसर से, यही आपको समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। जब हम ग्रामर की बात कर रहे होते हैं तो हम हर बार हर सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक की तरह नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं, ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता है कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो यहाँ की बात कर रहा है या वहाँ की बात कर रहा है। राइट, इसलिए इन सेंटेंसेस को ये मत सोचिए कि फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, चाहे दैट लिखें दिस लिखें, दोनों ही करेक्ट हैं। आपको इसमें समझना क्या है कि जब कोई व्यक्ति बोल देगा, मतलब ये पहला सेंटेंस जब ये कोई व्यक्ति बोल देगा तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी बाइक के बारे में, और क्या बता रहा है कि बाइक, कौन सी बाइक, वो वाली बाइक मेरी है। तो आपको क्या सीखना है कि जब हमें ये कहना होता है कि वो वाली बाइक मेरी है तब दैट का इस्तेमाल करें, और ये वाली बाइक मेरी है तब हम दिस का इस्तेमाल करें। राइट, क्या ये समझ में आया? कभी भी ये किसी भी तरीके से नहीं समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक की तरह ये सेंटेंस दिया गया तो दिस आएगा या दैट आएगा, किसी भी तरीके से नहीं समझा जा सकता। इसलिए यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को कभी भी फिल इन द ब्लैंक की तरह एक्सरसाइज करने के बजाय इन सेंटेंसेस के अर्थ को डीकोड करना सीखिए, यानी ये पता करना सीखिए कि इनका अर्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब निकल कर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर अगर आपने ऐसे बोल दिया कि वहाँ पर दूर एक बाइक खड़ी है और फिर आपने लिख ऐसे दिया कि दिस बाइक इज़ माइन, तो यानी सूचना गलत दे दी ना, राइट और नॉट। तो ये आपको समझना है बेसिकली। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स कि कुछ आप में से बहुत सारों के लिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ होगी, आई एम श्योर बहुत सारों के लिए बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं अपने उन स्टूडेंट्स को खास में ध्यान रखकर ये सीरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें इतने बेसिक से सीखने की इच्छा है और ज़रूरत भी है। राइट, जिन्होंने मुझसे इतनी ज़्यादा डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ एकदम बेसिक से और ज़ीरो से सिखाइए। राइट, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। दिस इज़ माई कार। अब यहाँ पर दिस, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो अंडरलाइन किया गया है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, ये बताने के लिए कि हम यहाँ वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या वहाँ दूर वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माई कार, इससे क्या हमें पता चल रहा है, यह मेरी गाड़ी है, यानी
उस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ हमारे पास में ही जो एक गाड़ी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक गाड़ी यहाँ है और दूसरी गाड़ी जो है वो आधा किलोमीटर दूर खड़ी है, तो आप दिस और दैट में गड़बड़ कर दोगे तो वो तो हो सकता है कि अगर दैट बोल दिया हो दिस की जगह तो हम दूसरी गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे कि अरे ये गाड़ी है, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन होगी, राइट? समझ में आया? चलिए, हैंड मी दोज ग्लव्स। अब 2 जोड़ी ग्लव्स, ग्लव्स क्या होते हैं? दस्ताने, है ना? तो 2 जोड़ी ग्लव्स रखे हुए हैं, एक मेरे पास है और दूर है। तो जो जोड़ीदार चीज़ें होती हैं ना उनको हमेशा प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल कहा जाता है। भले ही जोड़ी एक है, हाँ पैर एक है, इसीलिए पेयर्स नहीं कहा जाता, पैर कहा जाता है, लेकिन उस पैर में जो सामान है वो तो प्लूरल के हिसाब से ही है, इसीलिए ग्लव्स कहा जाएगा बेटा। जैसे स्पेक्टेकल्स मान लीजिए, या शेड्स भी कहते हैं हम, या पैंट्स या ट्राउज़र्स, सिजर्स, ये एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ, राइट? तो यहाँ पर जो ग्लव्स हैं तो 2 जोड़ी ग्लव्स हैं, एक तो सफ़ेद रंग के हैं जो मेरे पास है और दूसरी जोड़ी जो है लाल रंग की है वो मुझसे थोड़ी दूर है। अब मैं किसी काम में बहुत व्यस्त हूँ तो मैं किसी और से कह रही हूँ कि अरे सुनो मिस ए, आप प्लीज़ मुझे ज़रा ग्लव्स पास कर देंगी? हाँ ग्लव्स तो पास कर दूँगी, लेकिन कौन से वाले? दोज ग्लव्स। कौन से वाले ग्लव्स की बात कर रही हूँ? जो मुझसे दूर हैं। तो यहाँ मैं रेड ग्लव्स, वाइट ग्लव्स भी कह सकती हूँ, लेकिन क्या हो अगर दोनों ही वाइट कलर के हों? ठीक है, दोज ग्लव्स, आई एम आस्किंग फॉर दोज ग्लव्स। ठीक है, तो दोज मतलब दूसरे वाले, यानी आपने पहचान बता दी कि हम कौन से वाले दस्तानों की बात कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ में आया? अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब जो पहला ही हमारा सेंटेंस है उसमें नाइदर और नन, इसमें से हमको किसी एक को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं हम। यहाँ पर नाइदर का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? नाइदर बेसिकली जब 2 लोगों के बारे में बात हो रही होती है उसके बारे में होता है। नन जब ज़्यादा लोगों का 2 से ज़्यादा की बात हो रही होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब बात कर रहे होते हैं कि मैम नन भी आ सकता है नाइदर भी आ सकता है, क्योंकि हमें इस सेंटेंस को पढ़ के तो नहीं पता चल रहा कि एक जना इस्तेमाल कि 2 जने हैं या 5 जने, राइट? अब यहाँ नन के साथ, एक तो बेटा नन के साथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा बाद में ऑफ लगता है, जैसे नन ऑफ यू या नन ऑफ देम। ठीक है, इस तरीके से ये हमेशा मतलब ये साथ में आते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? तो यहाँ पे नन ऑफ यू इज़ परमिटेड टू एंटर द बिल्डिंग, अगर ऑफ लगा होता तो शायद इसका एक मीनिंग आता कि जितने भी लोग आप हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो बात हो रही है कि 10 के 10 लोगों को उस बिल्डिंग में एंटर करने की परमिशन नहीं है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि इस वजह से नन हमारा नहीं आएगा। दूसरा, जब नाइदर आता है तो हमें एक क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है इससे हमें इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि नाइदर इज़ परमिटेड मतलब 2 लोगों की ही बात हो रही है यहाँ पे, और उन दोनों लोगों को ही इस बिल्डिंग में एंटर करने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ एक और चीज़ आप सीखे, मीनिंग तो सीख ही गए हैं यहाँ कि नाइदर कि इनका जो फिल इन द ब्लैंक्स में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सारे ही जो ऑप्शंस आते हैं ना वो मिलते जुलते से ही लगते हैं कि हाँ शायद ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो सारे के सारे जो ऑप्शंस जो आपको दिए रहते हैं वो सही भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर ही बढ़ें तो आर वेज ऑफ लाइफ, सच आर वेज ऑफ लाइफ, दोज आर वेज ऑफ लाइफ, देखा जाए तो ये दोनों ही सही हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ लेकर आओगे तो वो सही ही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन जो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे ना उससे मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है सेंटेंस का। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं उनका अर्थ समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय उनको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से अगर हम सीखने लगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर नाइदर हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि 2 लोग, मैं और मेरी फ्रेंड कहीं जा रहे थे, कहीं कोई फंक्शन था एक बिल्डिंग में, उस फंक्शन में जाना चाह रहे थे, लेकिन हम दोनों को ही इजाज़त नहीं मिली। ठीक है, नाइदर ऑफ अस गॉट द परमिशन, दोनों में को ही परमिशन नहीं मिली। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है कि 2 लोगों की बात हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन ये हमें सीखना पड़ेगा कि हम एक की बात करें, 2 की या 10 की। राइट,
चलिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया सच भी आ सकता है, दोज भी आ सकता है कि दोज वो जो जीने के तरीके हैं ना, दोज आर द वेज ऑफ लाइफ, या सच भी हो सकता है कि यही जीने का तरीका है। तो सच का मतलब जो लिटरल अर्थ होता है हिंदी में वो होता है ऐसा, ऐसा, या जीने के यही तरीके हैं। कौन से तरीके? अब ये जो कौन से तरीके हैं के है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। वहाँ समझने की ज़रूरत है कि दोस्त बेटा, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हमको पॉइंट वाइज लिखा गया है, पॉइंट वाइज दिया गया है कि 1 2 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि लाइफ जीने का तरीका क्या है। जैसे एक पहला पॉइंट दिया हुआ है कि लाइफ जीने का तरीका क्या है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। ये 3 तरीके दिए हुए हैं जीने के तरीके। तो हमारे पास किसी को पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करने को हमारे पास कुछ है, मतलब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये है जीने के तरीके। जब ऐसा हमारे पास कुछ हो कि जिसकी तरफ हम इशारा कर सके कि ये स्पेसिफिकली ये जो लिखित में ये चीज़ दी गई है ये जीने का सही तरीका है, तब तो हम इस्तेमाल करेंगे दोज आर वेज ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे पास कुछ है बेसिकली। ज़रूरी नहीं वो लिखित वे में ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है लिखित वे में ही हो सकता है जैसे पुराने समय में, जैसे मम्मी पापा हमें अक्सर बताया करते हैं कि हम स्कूल किस तरीके से पढ़ने जाया करते थे। तो लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई ना कि अच्छा हम इस तरीके से पढ़ने जाया करते थे, बहुत नदी को पार करके जाया करते थे और फिर हमारी स्कूलिंग, तभी हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई है। सो हम कहा है दोज वर द वेज ऑफ लाइफ, वो जीने के तरीके हुआ करते थे, राइट। तो हमारे पास कहीं पॉइंट आउट या तो कोई हम किस्सा भी सुना रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन है देने के लिए, इशारा करने के लिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जीने के तरीके हैं, तब तो हम इस्तेमाल कर देंगे दोस्त। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में सच लगा, सच आर वेज ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ को नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं ना लाइफ को जीने के, उन सभी के बारे में हम एक साथ बोल रहे हैं कि इस तरीके के जीवन के जीने के तरीके यही होता है। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में यहाँ हम बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कभी फ्रेंड्स के साथ घूम लिए, कभी खाना पीना कर लिया, अलग अलग एक्सपीरियंस जो हैं। तो देखिए जीवन जीने के यही तरीके होते हैं। कभी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, कभी सब ठीक रहता है, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। सच आर वेज ऑफ लाइफ, लाइफ जीने का ऐसे, लाइफ ऐसे ही जी जाती है, राइट। तो ये इस तरीके से इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सच और दोज क्या दोनों नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन जैसे ही अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अर्थ है वो बदल गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ना यहाँ दैट आएगा दोस्त, ये बहुत ईजी है, दैट आएगा क्योंकि वॉज जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम हमेशा वॉज लगाते हैं, जब पास्ट की बात हो रही थी प्रेजेंट में इज़ लगाते हैं, और दैट हमेशा किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। अगर यहाँ पर हम दोज लगा देंगे तो यहाँ पर वॉज नहीं वर आएगा, राइट, मतलब प्लूरल फॉर्म आएगी। आगे बढ़ते हैं। आर डैश योर शूज़, तो यहाँ योर से तो नहीं, लेकिन आर से पता चल रहा है कि प्लूरल है। आर दैट और शूज़ से भी पता चल रहा है कि भाई शूज़ भी क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर ये जो दैट और दोज जो आएगा, जो प्रोनाउन आएगा, वो किसकी जगह आ रहा है? शूज़ की जगह। तो भले ही आर से हमें पता चल रहा हो कि ये भी किसको डिनोट कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब ही तो है, और हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करती है? हमारा जो सब्जेक्ट होता है उस पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होगी। यहाँ पर जो दैट और दोज है, तो यहाँ क्या आएगा? आर दोज योर शूज़। दोज किसके लिए यूज़ होता है बेटा? प्लूरल के लिए। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर डैश ऑफ द चिल्ड्रन वर गिवन अलाउंसेस, यानी यहाँ पर उनके ख़राब व्यवहार की वजह से किसी को भी अलाउंसेस या अलाउंसेस जो है वो नहीं मिले। तो यहाँ पर चिल्ड्रन, एक तो हमें समझ में आ गया प्लूरल है, मतलब चाइल्ड एक बच्चा नहीं है, एक से तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर नाइदर और नन, अब यहाँ पर नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब बच्चे सिर्फ 2 हों। यहाँ हम नन लिखेंगे, नन ऑफ द चिल्ड्रन,
क्यों लिखा? क्योंकि ये सेंटेंस जो है बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं बिकॉज ऑफ देयर बैड बिहेवियर नन ऑफ द चिल्ड्रन वर गिवन अलाउंसेस। ये सेंटेंस में जब वर्ड आया, ये ब्लैंक जब फिल हुआ, उसके बाद हमें इस बात का मतलब ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये जो चिल्ड्रन है वो सिर्फ 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें फिल इन द ब्लैंक जो होता है उसके जब तक उसमें उस रिक्त स्थान को आप भर नहीं देते तब तक समझना मुश्किल होता है कि इसमें नन जाएगा या नाइदर जाएगा। एक तो ये बात। दूसरा, ये जो जितने भी शब्द अभी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स मैंने आपको सिखाए, इसको सीखने का सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट तरीका है वो सबसे अच्छा तो ये है कि आप इसको सबसे पहले मीनिंग्स सीखिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंसेस सिखाए, तो सेंटेंसेस में इनका जो प्रयोग है ये रीडिंग करके बहुत अच्छे से आता है। तो जितने सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब आपको इनका उपयोग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट? कि किसके लिए दैट लगाना है, किसके लिए दिस, किसके लिए दे, किसके लिए दोस, राइट? ये आपको एक तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, जब हम लाइव क्लास में सेशन लेंगे तब तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसके अलावा ये चीज़ समझिए कि ये जो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो जब इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, उसके बाद उनके मीनिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, राइट स्टूडेंट्स? सबसे इजी मतलब जो फिल इन द ब्लैंक में जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, जो मोस्ट कॉमनली होता है वो देखिए ऐसे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से ज़्यादा हम उसको समझते हैं, या फिर कोई चीज़ दूर है या पास है तो हम ज़्यादा समझते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कि कोई बाइक के बारे में अगर बात हो रही है तो वो बाइक जो है यहाँ के बारे में हो रहा है या वहाँ के बारे में, जब तक उसमें देयर या हियर जैसे शब्द नहीं होंगे। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर हाँ स्टूडेंट्स, तो मेक श्योर आप कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएं कि कुछ सेंटेंसेस फ्रेम होने के बाद और ब्लैंक्स के फिल होने के बाद समझ में आते हैं कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, और आपको सीखने की ज़रूरत है कि अच्छा आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कि वहाँ वाली इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक तो जो बहुत ही इजी और बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, और दूसरा जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता है। इंटेरोगेटिव, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक जो होते हैं, जो क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं, वो इंटेरोगेटिव उसका मीनिंग होता है, पूछताछ। प्रोनाउंस क्या हो गए? वो प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये कौन से होते हैं? बेसिकली WH वर्ड्स वाले। ठीक है, WH फैमिली के, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हुम, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, राइट, WH फैमिली के। तो ये सारे वर्ड्स, अब ये देखिए यहाँ पर व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हाउ एंड हुज। Who, whom and whose refer to questions related to a person or animal. ठीक है, what refers to an idea, object or event, and which can indicate either a person or a thing या things. ठीक है, ये स्पेसिफिक के कौन सा वाला किसके लिए इस्तेमाल होगा, राइट? अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये तो आपके लिए ईजी होगा, मुश्किल तो नहीं है। तो What was the name of your dog? मतलब तुम्हारे कुत्ते का क्या नाम था? तो what का अर्थ क्या हुआ? क्या। Which is your favorite movie? तो मूवी के लिए क्या पूछा जा रहा है? देखिए which कैसे होता है? पर्सन और थिंग किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो which is your favorite movie? तुम्हारी पसंदीदा मूवी कौन सी है? तो which का अर्थ क्या हुआ? कौन सी है। एक स्टूडेंट्स और देख लीजिए, ये जो WHICH है इसका प्रोनाउंसिएशन बेसिकली होता है वेच। ठीक है, विच नहीं होता, वेच होता है, राइट? तो थोड़ा सा लंबा खिंचता है ये। ठीक है, तो वेच। हु वर्क्स फॉर यू? तुम्हारे लिए कौन काम करता है? तो हु का अर्थ क्या हुआ? कौन। अब यहाँ अगर आपने मेरे पॉजेसिव प्रोनाउंस वाला जो वीडियो है, जो पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, वो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउंस में मैंने आपको हु और हुज बताया था। तो उसमें हु जो होता है बेटा, हु, हुम और हुज, ये जो है ये है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट? यानी जो हु है वो सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, और हु अगर है वो अगर ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा। हु तो एक प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा? हुम। और यही प्रोनाउन जब
possessive के जगह यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा, whose हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, ये अभी से सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए who works for you, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, who के बारे में बात हो रही है, WHO, यानी ये जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। एक्शन क्या हो रहा है, काम करने से रिलेटेड, और ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, मतलब ये काम किसके ऊपर किया जा रहा है, यू के ऊपर। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, बेसिकली यू है, और यू चाहे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो या पॉजेसिव केस हो, सेम ही रहता है। यहाँ ये बात ध्यान कर लीजिए बेटा कि मैंने आपको ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस ये जो सिखाया है ना, पिछला वीडियो अगर वो नहीं देखा है तो ये वीडियो में हो सकता है बहुत आपको कन्फ्यूजन हो कि मैम ये सब्जेक्टिव पॉजेसिव ये क्या समझा रही हैं। तो मेक श्योर आप वो प्रोनाउन पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी यहाँ पर ये समझना आपके लिए आसान होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Whom do you prefer in this competition? तुम इस कंपटीशन में किसको प्रेफर करोगी, यानी यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, समझ पा रहे हैं, वर्ड से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर यू से, चूँकि ये एक इंटेरोगेटिव है, सारे ही इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है ना सब में, तो यू हमारा यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्शन बेसिकली क्या हो रहा है, प्रेफर किसे करोगे, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि सेलेक्ट करने वाली बात हो रही है कि 4-5 लोग हैं, और उन 4-5 लोग में तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा ऐसा है जो इस कंपटीशन में सेलेक्ट करने लायक है, या प्रेफर करोगी तुम किसको सेलेक्ट करो कि, तो यहाँ पर किसके ऊपर काम चल रहा है, सिलेक्शन का काम जो हो रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है, whom के ऊपर, और whom क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जिस एक व्यक्ति विशेष के बारे में ही बात हो रही है, और वो व्यक्ति विशेष की जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, और वो प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट वाला केस लगेगा। तो पर्सन का, वो जो पर्सन है उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा, whom होगा। राइट, क्लियर है, इंसान के बारे में बात हो रही है तो whom हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, क्या हम आगे बढ़ें। देयर इज़ अ न्यू बाइक ऑन द लॉन, लॉन में, लॉन क्या होता है, जहाँ पे वो घास वाला गार्डन होता है ना, घर में ही होता है वो, वहाँ पर ना एक नई बाइक खड़ी हुई है। ठीक है, सो देयर इज़ अ न्यू बाइक ऑन द लॉन, हुज इज़ इट, मतलब यहाँ पर ओनरशिप दिखाई जा रही है कि ये जो बाइक है वो किसकी है। ठीक है, तो यहाँ कौन, किसे, किसका, ये शब्द इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। हु का क्या अर्थ हुआ, कौन, हुम को किसका क्या इस्तेमाल हुआ, किसे, और हुज का क्या अर्थ हुआ, किसका या किसकी। सो हुज बाइक इज इट, किसकी बाइक है ये, तो हुज क्या पोजेशन दिखा रहा है कि अथॉरिटी दिखा रहा है कि इस बाइक पर किसकी अथॉरिटी और किसे बिलोंग करती है बाइक। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस बताए मैंने, हु, हुम, हुज, लग गया ये केस यहाँ पर। राइट, आया समझ में बेटा। क्या अब हम आगे बढ़ें और इसकी एक्सरसाइज देखें। देखिए, डैश डिड यू डू देन, यानी क्या किया उसके बाद तुमने, क्या है, किसके बाद क्या हुआ, क्या कुछ भी हमें मालूम है, कुछ भी किसके बाद में क्या किया। राइट, तो क्या किया में क्या हो जाएगा, What did you do then, क्या किया, तो क्या, what का क्या अर्थ है, ये बहुत ईजी है, बस इनका मीनिंग ही सीखना ज़रूरी है आपको, एंड दैट्स इट। What did you do then, कि उसके बाद तुमने किया, डैश, क्या क्या किया, क्वेश्चन है तो क्या ही आएगा ना। चलिए, डैश वन इज योर्स, डैश वन इज योर्स। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये चीज़ें हैं। चीज़ों में से जब हमको कुछ सेलेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ों में से जब हमें सेलेक्ट करना होता है, तो हमें कौन सा वाला इस्तेमाल करना होता है, क्या बताया था, कौन सा वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, विच। तो विच वन इज योर्स, मतलब ये 5 चीज़ें हैं, या अगेन पेन ही मान लेते हैं, पेन ही मान लेते हैं कि 5 पेन रखे हैं, इन 5 में से तुम्हारा पेन कौन सा है। तो यहाँ हम पेन शब्द का इस्तेमाल ना करके पेन की जगह प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, विच वन इज योर्स,
और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, अगर मैं इसका जब अगर आंसर दे रही हूँ तो मैं कह रही हूँ जैसे ये ए पेन है, ये बी पेन है, ये सी, ये डी और ये ई पेन है, और मैं अगर कह रही हूँ कि जो ई पेन है वो मेरा है, तो क्या कहूँगी, दिस ई पेन इज़ माइन। सो मैं क्या कहूँ अगर, दिस वन इज़ माइन, दिस वन इज़ माइन, तो यहाँ पर दिस वन इज़ माइन में कौन सा वो शब्द है जो इसे दर्शा रहा है, दिस। समझ में आया? आपकी जो भी चीज़ है, उस चीज़ का जो कुछ भी नाम है, जैसे इस चीज़ का नाम पेन है, उस पेन को दर्शाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब उसका रिप्लेसमेंट, पेन शब्द जो है, पेन शब्द की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वही प्रोनाउन है। तो दिस E1 इज माइन, तो यहाँ पर ये पेन है, इसको दिस, सॉरी मैंने द लिख दिया, दिस, तो ये जो दिस शब्द हुआ वो भी प्रोनाउन हो गया। कौन सा टाइप का प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप। और अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ है कि इनमें से कौन सी वाली चीज़ तुम्हारी, कौन सी, तो कौन सी किसके लिए, इसके लिए कौन सा शब्द है, विच शब्द है, राइट। डैश विल यू डू दिस, तुम ये काम कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो कैसे के लिए क्या शब्द है, हाउ विल यू डू दिस, कैसे ये काम करोगे। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं बेटा, या प्रोनाउंस हैं, वो आपको कई बार सेम वही केस है कि सेंटेंस पूरा बनने के बाद भी कई बार समझ में आता है कि अच्छा ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर फिर से वही सीखना है मीनिंग, कि आपको किसी से क्या पूछना है, उस अनुसार आप उस शब्द का इस्तेमाल करोगे। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ विल यू डू दिस का अर्थ क्या हुआ, ये काम तुम कैसे करोगे, यह काम तुम कैसे करोगे। और इसी के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा हुआ, दिस, क्या हुआ, दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज नॉकिंग एट द डोर, कोई व्यक्ति है जो दरवाजे पे खटखटा रहा है। कौन खटखटा रहा है, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है वो मिसिंग है, पता नहीं कौन है। तो क्या प्रश्न, हमको उसका नाम पता नहीं, ये भी नहीं पता लड़का है लड़की है कौन है, हमको पता ही नहीं है, तो क्या शब्द इस्तेमाल होगा, हु इज नॉकिंग एट द डोर। और हु हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसीलिए हमने इसको हु को इस्तेमाल किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डैश वॉज दिस बुक रिटन, मतलब ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है के अंदर मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये जो भी आएगा, जिस भी व्यक्ति का नाम यहाँ आएगा, वो व्यक्ति बेसिकली क्या है, वो बेसिकली व्यक्ति इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बुक है, बेसिकली कि बुक है, ठीक है, बुक है, और वो एक्शन क्या है, लिखने वाला, रिटन, वो है एक्शन, राइटिंग वाला पार्ट जो है वो है एक्शन। और किस व्यक्ति ने लिखा है, किस व्यक्ति के द्वारा ये काम हुआ गया है, क्या हमें उसका नाम पता है, क्या हमें पता है लड़का है लड़की है कौन है, नहीं पता ना, तो ऑब्जेक्ट केस क्या लगेगा, हु का, whom, हु का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, whom होता है, राइट। सो बाय whom was this book written, ठीक है, समझ में आया है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक क्लियर है तो कोशिश करें कि इस तरीके के और भी सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें, ताकि कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। मेक श्योर ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना कम है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप ग्रामर समझना और बोलना सीख सकते हैं, राइट। क्या अब हम आगे बढ़ें, यहाँ हम बढ़ते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के दूसरे हिस्से पे। ये बहुत कॉमनली आज के समय में मतलब यूज़ तो होते हैं, लेकिन उतना कॉमनली यूज़ करना इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ कैजुअली इतना यूज़ ये होता नहीं है, लेकिन इनके बारे में तो हमें जानना ज़रूरी है। हमने जितने भी अभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस देखे, उनके आगे जब भी हम एवर या फिर सो एवर लगा देते हैं, तो ये जो एवर वाले हैं वो तो बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है, वो तो काफ़ी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, बट मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शब्द है whomever, अब ये जो whomever है, ये whomever शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं।
सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन whomever को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक तरीका है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव के रूप में whomever का इस्तेमाल कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। बस आपकी जानकारी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपके लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ। अब ये whomever हो गया। whomsoever जो होता है वो इसी का ही एक और रूप होता है। तो हालांकि अर्थ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये अर्थ होता है कि जो कोई भी व्यक्ति, सेम ही बात मैंने कही है लेकिन अलग अलग तरीके से कही है। एक और ज़्यादा जोश से वो बात कही है और बहुत ज़्यादा, और एक मैं स्ट्रेस दे रही हूँ उस बात पे, और ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ उस बात पे। यानी पहले मैंने नॉर्मल कहती कि जो कोई भी व्यक्ति, whoever कह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है, whosoever has done this, जिस किसी ने भी ये किया है, मतलब मैं और उस पर एक स्ट्रेस दे रही हूँ whosoever पे। आया समझ में? तो इस तरीके से हम जो इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसी को ही कहा जाता है whoso। वहाँ पर soever इस्तेमाल हो जाता है बजाय ever के। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ें। देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए ये सारे आपने देख लिए, whatever, whichever, whomever, whoever, whyever, however। और इन्हीं में what, ये जो शब्द हैं, जितने भी हमने WH फैमिली वाले ये शब्द पढ़े, उसी में ही आगे ऐड हो रहे हैं बस, ठीक है। इसके अलावा ever के अलावा soever भी ऐड हो सकता है। तो देखिए whatsoever, whichsoever, whomsoever, whosoever, whysoever and howsoever। ये जो है ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है, मतलब इनफैक्ट आज के समय में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है कि है ही नहीं, लेकिन इसका अस्तित्व तो रहा ही है। एक समय वंस अपॉन अ टाइम ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, बट आज के समय पे ना के बराबर एग्जिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो इनके बारे में जानना तो है ही, तो क्विकली समझ लेते हैं। Whatever did you say that? तो इस सेंटेंस को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जितने मैंने यहाँ पर ये लिए हैं, जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पर हैं इंटेरोगेटिव के, बस ये इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी हैं स्टूडेंट्स, जैसे whenever है, whensoever है, इस तरीके के और भी बहुत सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सो द लिस्ट इज़ ह्यूज, राइट। और वो लिस्ट जो है आपको नोट्स के अंदर मिल भी जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। अब यहाँ पर हम हमारी एक्सरसाइज, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। वॉट एवर डिड यू से दैट फॉर। अब यहाँ आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है, अधूरा नहीं है, ये इस तरीके से बोला गया है। देखिए इन्हें इस्तेमाल जो होता है ना whatever, इसका जो यूसेज होता है वो और काफ़ी तरीके से होता है, ठीक है। तो हम जो दूसरे तरीके से हैं, जो कॉमनली यूज़ होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे, और तरीके के प्रोनाउंस है वो, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन जब इंटेरोगेटिव के रूप में whatever का इस्तेमाल होता है तो उसका क्या अर्थ है? what का क्या अर्थ होता है कि क्या, what is your name, what is your name, यही सवाल होता है ना। जब हमें किसी का नाम पूछना होता है कि आपका नाम क्या है, what is your name, तो what का क्या मतलब है? क्या। उसी तरह whatever का मतलब क्या होगा? जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मुझे परवाह नहीं। यहाँ पर whatever did you say that for का हिंदी अनुवाद क्या है कि तुमने जिस किसी कारणवश भी वो बात कही हो। whatever did you say that for, जो कुछ भी तुमने कहा, जो कुछ भी तुमने कहा वो किसी भी वजह से कहा हो, ये अर्थ है इसका। जो कुछ भी तुमने कहा वो किसी भी वजह से कहा हो। तो वजह क्या होता है बेटा? रीज़न होता है ना। ये जो रीज़न है, ये सेंटेंस जो बोल रहा है ना, जो स्पीकर है, उस स्पीकर को ये रीज़न, ये वजह, ये कारण नहीं मालूम। ये नहीं मालूम, उस बात का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, राइट। यहाँ ये समझना हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो, क्योंकि इसका अर्थ मतलब हम लोग whatever you have said, I don't care, ये भी होता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से भी हम इनफैक्ट 99% इसी तरीके से ये एवर और सो एवर वाले शब्द 99% इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए
ये वाला तरीका समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अब हम समझ लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ हमें आदत नहीं है तो थोड़ा सा समय लगेगा। दैट इज़ इट। आया समझ में कि ये किस तरह से वॉट एवर को यूज़ किया गया है। दूसरे में है whom ever did you find, जो कोई भी तुमसे मिला हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक का नाम है अनु और दूसरे का नाम है अमित, ठीक है। अब अनु जो है वो पिछली रात एक पार्टी में गई और अपने बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स से मिली, ठीक है, बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स से मिली। तो ये आज बहुत ही हैप्पी है, बहुत खुश है। लेकिन अमित आज एक मीटिंग में गया, वो मीटिंग शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, ही इज़ वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ है, इसलिए उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है कि वो अनु की कोई भी बात सुने, ठीक है। उसकी वो मूड उस मूड में ही नहीं है, बहुत थका हुआ है बेचारा। लेकिन अनु तो खुश है बहुत, तो वो खुशी खुशी से आती है और अमित को बताती है कि पता है कल मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ मैं किस किस से मिली, ठीक है, जो भी लोग से मिली। तो यहाँ अमित ने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं जाना, जिस किसी से भी मिली हो तुम। ये उसने आंसर दिया कि जिस किसी से भी तुम मिली, whomever did you find, जो भी तुमसे मिला हो। ये इसका अर्थ है कि जो भी तुमसे मिला हो, राइट। अब जो भी तुमसे मिला हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, अमित नहीं जानता ना जो कोई भी व्यक्ति है, तो यहाँ जो परवाह नहीं है वाला जो इमोशन है वो अलग तरीके के प्रोनाउंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इंटेरोगेटिव के अंदर जब इस्तेमाल करना होता है तो हमें ये जो कोई भी व्यक्ति के बारे में पता नहीं है बेटा। ये जो whomever की बात हो रही है ना, हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये whomever है। whoever is this, ये जो कोई भी है। तो ये जो कोई भी है, whoever का मतलब है जो कोई भी, तो ये जो कोई भी है, मुझे नहीं पता कि ये जो कोई भी है कौन है, लड़का है, लड़की है, कौन है, आई हैव नो क्लू एट ऑल। उस बात का प्रश्न चिन्ह है ये। और क्या ये सेंटेंसेस आपको पढ़ने में थोड़े अधूरे से लगते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर अनु और अमित आपस में बात कर रहे हैं, तो अनु क्या कहती है? अमित, तुम्हें पता है क्या? अब ये सेंटेंसेस अपने आप में अधूरे से ही है कि क्या, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है। आपको ये कहना पड़ेगा कि क्या पता है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। लेकिन जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कई बार एक एक दो दो शब्दों की ही पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाती है, जबकि रिटन लैंग्वेज इस तरीके से नहीं लिखी जाती। मतलब मैसेजेस जो है वो एक अलग बात होता है, लेकिन अगर हम सेंटेंसेस को, मान लीजिए एग्जाम्पल्स अगर आपको लिखने हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप वो शॉर्टकट में नहीं लिख सकते हो ना कि मैं कहीं जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो, ये तरीका है ना। लेकिन जब भी हम हमारी मम्मी से कहते हैं मम्मी मैं जा रही हूँ, तो मम्मी क्या बोलेगी? कहाँ। तो ये कहाँ अपने आप में पूरी बात हो गई कि कहाँ जा रही हो, ये पूरा सेंटेंस कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ जा रही हो तो सही है ही है, कहाँ ये शॉर्टकट भी अपने आप में कंप्लीट है कि वेयर, कहाँ, राइट। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस भी, इनको उस तरीके से भी डील किया जा सकता है, राइट। दूसरा whoever is this, ये whoever जो है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये जो पूरे सेंटेंसेस हैं ये एक पूरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होते हैं बेटा। हो सकता है इसके आगे भी एक सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, मतलब इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसके बाद भी हो। ये अपने आप में अकेले वेयर आर यू गोइंग, ये अपने आप में एक अकेला सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इस तरीके के सेंटेंसेस अपने आप में अकेले नहीं होते, ये कन्वर्सेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तभी ये सेंटेंसेस का फ्रेम होना संभव है, वरना ये फ्रेम नहीं हो सकते। तो हो सकता है ये बात कहने से पहले whoever is this, ये जो कोई भी है, इसके पहले भी कोई चर्चा हुई हो, इसके बाद भी कोई चर्चा हुई हो, और तभी ये सेंटेंस बन पाया, राइट। हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि एक्सरसाइज करते हैं ताकि और क्लियरली हमें समझ में आए। देखिए, डैश डिड यू टेल हिम दैट, डैश डिड यू टेल हिम दैट, किससे बताया तुमने ये? वाई एवर डिड यू टेल हिम दैट, जिस किसी भी वजह से तुमने। तो वाई एवर का अर्थ क्या हुआ? वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। तो क्यों, वाई एवर का मतलब हुआ कोई भी कारण जिसकी वजह से तुमने बताया। क्यों बताया किसी को? ये क्यों बताया? क्यों, क्यों मतलब हम एक कारण पूछ रहे हैं ना, क्यों। तो क्या कारण पूछ रहे हैं, वो क्या कारण है वो हमें नहीं पता, वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है।
मेड हिम बाय दैट जैकेट, किस वजह से उसने ये जैकेट ली, जिस भी वजह से उसने ये जैकेट ली भाई, क्या ड्रेस पहन के आया, कितनी ख़राब लग रही है वो जैकेट भाई, जिस किसी भी वजह से भी उसने वो जैकेट ली, हमें उस वजह के बारे में नहीं पता। वॉट एवर मेड हिम बाय दैट जैकेट, जो कोई भी कारण रहा होगा, हमें उसके बारे में नहीं पता, राइट। देन विल यू मैनेज टू लिव ऑन सच अ स्मॉल इनकम, कि जिस भी तरीके से तुम उस इनकम पे रहोगे, तो जो भी कारण है तुम्हारा इतनी कम इनकम पर सरवाइव करना संभव कैसे है तुम्हारे, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये है हाउ एवर। तो हाउ एवर भी का अर्थ होता है जिस भी तरह से, हाउ एवर जैसे भी, या हाउ एवर का अर्थ होता है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हाउ एवर विल यू मैनेज टू लिव ऑन सच अ स्मॉल इनकम, तो इसका है कि तुम जिस भी तरीके से उस इनकम पे रहोगे, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी इनकम कम है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हारी इनकम अगर अच्छा ज़्यादा है तो भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी इनकम कितनी है वो मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। तो ये नहीं पता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं मालूम, राइट। डैश गेम यू लाइक टू प्ले, विच एवर, गेम्स में सेलेक्ट करने वाली बात हो रही है कि कोई सा भी तुम्हें पसंद हो, चाहे इनमें से कोई सा भी तुम्हें गेम पसंद हो, चाहे जो भी गेम तुम्हें पसंद हो, मतलब ये तो यहाँ नहीं मालूम कि कौन सा गेम पसंद है, उस हिसाब से विच एवर यूज़ किया गया है। ये विच एवर, विच सो एवर भी हो सकता है, हाउ सो एवर भी हो सकता है, वॉट सो एवर भी हो सकता है, और वाई सो एवर भी हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है किसी भी वजह से, अगर कोई भी डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन मैं एक तरीका आपको ज़रूर बता दूं कि ये सभी सेंटेंसेस में ये एक तो ना के बराबर यूज़ होते हैं, ये मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, एवर और सो एवर वाले, वो नहीं के बराबर इस्तेमाल होते हैं आज के समय में, क्योंकि इन सभी शब्दों का इस्तेमाल दूसरी तरीके के प्रोनाउंस में भी काफ़ी होता है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है कि हमारी जो बोलचाल का तरीका है आज के समय में वो काफ़ी चेंज हो गया है, उसमें बहुत बदलाव आ गया है, राइट। तो उन बदलावों की वजह से भी इस तरीके के सेंटेंसेस का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, आपके सेंटेंस का ही हिस्सा, राइट। जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये जो होते हैं ना क्लॉज, ये आपके सेंटेंस का ही हिस्सा है। They are used to make clear what is being talked about in a sentence. They describe something more about the subject or the object. The relative pronouns are who, whom, whose, which, whoever, whomever, whichever, that. मैम यही तो इंटेरोगेटिव में है, बिल्कुल यही वाले शब्द तो थे इंटेरोगेटिव में, तो यहाँ पर ये रिलेटिव में कैसे आए? That is what I was trying to explain you in my previous slides, कि शब्द वही हैं लेकिन उनका इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। उनका इस्तेमाल अलग तरीके से हो रहा है कि हु, हुम, हुज, विच, हुएवर, हुमेवर एंड विच एवर और दैट। ये टोटल 9 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब रिलेटिव होता क्या है, रिलेशन, रिश्ता एक, ठीक है, तो वो रिश्ता बताता है। तो यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो हम समझते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है विच डिश आर यू टॉकिंग अबाउट, ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है विच, वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। किस तरीके से, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, विच डिश आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कौन सी डिश के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इसका आंसर आया है इस क्वेश्चन का। मैं यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव और रिलेटिव दोनों के बीच का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है आईपी, और ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी आरपी। आंसर क्या है, द वन विच और दैट वी एट येस्टरडे इन द रेस्टोरेंट। अब यहाँ एक बार आप दैट को मत देखिए, डोंट लुक एट दैट एट दिस पॉइंट। यहाँ पर आप सिर्फ विच को देखिए। तो इस सेंटेंस में भी विच इस्तेमाल हुआ है, इस सेंटेंस में भी विच इस्तेमाल हुआ है। तो ये विच यहाँ पर किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, पहले आपने कौन सी डिश खाई थी,
कौन सी डिश के बारे में आप पूछ रहे हैं, आप कौन सी डिश के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस का अर्थ यही है। इसका आंसर क्या है, द वन विच वी एट येस्टरडे इन द रेस्टोरेंट। मैं उस डिश के बारे में बात कर रहा हूँ जो कल हमने रेस्टोरेंट में खाई। यहाँ इस विच का क्या आंसर हो जाता है, उस। यानी ये उस शब्द क्या दर्शा रहा है, डिश को, वो जो भी डिश हमने खाई थी उसको दर्शा रहा है। क्या इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में जो विच शब्द है उसका अर्थ, उसके मायने बदल गए हैं? जी हाँ, पूरी तरीके से। इस सेंटेंस में अभी भी वो शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। शब्द क्या है, बेसिकली डिश। डिश के बारे में बात हो रही है ना, डिश के बारे में बात हो रही है ना। अभी भी हमने दोनों में ही वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, विच इस्तेमाल किया है। लेकिन किस रूप में किया है कि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी डिश के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर बात है कि उस डिश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके जो यूसेज है बदल गया। समझ में आया ये चीज़? अब एक और चीज़ सीखते हैं। मैम विच में और दैट में डिफरेंस क्या है? बेटा अर्थ वैसे तो मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन जो चीज़ दर्शा रहे हैं वो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंटेंस होता द वन विच वी एट येस्टरडे इन द रेस्टोरेंट, यानी येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी फैमिली के साथ कल यानी बीते हुए कल रात को आप एक रेस्टोरेंट में गए। पिछली रात आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने कुछ डिश मंगवाई और आपने खाई, आपको बहुत पसंद आई, और आज आप उसी डिश के बारे में बात कर रहे हो। राइट? क्लियर है? ऐसे में आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? WHICH, वेच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हुआ एक केस। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। मान लीजिए कल आप अपनी फैमिली के साथ बाहर गए, आपने पिकनिक मनाई, आप चौपाटी गए, वहाँ आपने कुछ चाट खाई, वहाँ पर भी आपने कुछ डिश खाई, फिर उसके बाद आप लोग और घूमे फिरे और फाइनली आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ आपने डिश खाई। यानी आपने एक से ज़्यादा मर्तबा डिश खाई है। एक बार तो कहाँ खाई है? रेस्टोरेंट में खाई है। एक बार कहाँ खाई है? चौपाटी पे खाई है। ठीक है, और एक बार मान लीजिए कि आपने कहाँ कुछ स्टॉल्स पे भी खाई होगी। स्टॉल्स जो छोटी छोटी दुकानें या थड़िया भी कहते हैं इन्हें, वहाँ पर भी खाई। मतलब एक से ज़्यादा बार आपने डिश खाई है। तो यहाँ पर हमको ये नहीं मालूम है कि कौन से डिश के बारे में बात कर रहे हो भाई, जो रेस्टोरेंट में खाई थी, चौपाटी पे खाई थी, या हमने कुछ स्टॉल्स में खाई थी। कौन सी वाली डिश की तुम बात कर रहे हो? मैं उस डिश की बात कर रही हूँ जो हमने रेस्टोरेंट में खाई थी। मतलब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और जब मैं उस मल्टीपल ऑप्शंस में एक ऑप्शन के बारे में जब उसको हाईलाइट करना होता है, तब मैं इस्तेमाल करूँगी दैट का। तो वैसे दोनों का मीनिंग यूं सेम निकलते हैं, लेकिन दैट का अर्थ समझ में आ जाता है कि अच्छा 3-4 जगह खाया होगा, उन 3-4 में से एक जगह पर जिसके बारे में बात कर रही हूँ जो कि है रेस्टोरेंट, वो बताना चाह रही है। लेकिन अगर विच का इस्तेमाल क्या है, इट मीन्स सिर्फ रेस्टोरेंट में ही खाना खाया है, सिलेक्शन नहीं करना है 3-4 जगह में से, एक ही जगह खाना खाया है और वो जगह कौन सी है? रेस्टोरेंट। तो जो कल हमने रेस्टोरेंट की मतलब एक डिश के बारे में बात करी, अरे तुम कौन सी डिश के बारे में बात करी? अरे कल अपन ने रेस्टोरेंट में खाई थी ना एक डिश। हाँ हाँ हाँ, वो आया समझ में? विच और दैट के बीच में क्या डिफरेंस है? एक एग्जांपल और दे देती हूँ छोटा सा। मान लीजिए कि किसी का गराज है, उसमें एक बाइक रखी हुई है, मतलब वो बाइक मेरी है। उसके बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ विच इस्तेमाल करूँगी कि माई बाइक विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली दीज डेज। राइट? तो यहाँ सिंपल सी बात है कि मेरे गराज में एक बाइक है और वो आजकल ठीक से चल नहीं रही है, उसके शायद कोई कार्बोरेटर में कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर विच इस्तेमाल हो गया। वही सेम सेंटेंस में अगर मैं विच की जगह दैट इस्तेमाल करूँ, दैट आई हैव अ बाइक इन द गराज दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो इससे मुझे आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं जिस बाइक के बारे में बात कर रही हूँ, तो मतलब गैराज में सिर्फ एक बाइक नहीं है, 4-5 बाइक है, और उन 4-5 में से मैं उस बाइक के बारे में बात कर रही हूँ जो आजकल सही नहीं चल रही। उस केस में हम दैट इस्तेमाल करेंगे। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और दोनों का ही वैसे क्या मतलब है उसका, कि वो जो बाइक है या उस डिश की बात मैं कर रही हूँ, या उस बाइक की बात मैं कर रही हूँ, या वो मान लीजिए या उस मान लीजिए, बेसिकली हम दर्शा रहे हैं कि हम कौन सी वाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं।
राइट, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। हु आर यू टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ हु कौन है, यहाँ हु का क्या अर्थ है, कौन ही है, कि या मतलब हु आर यू टॉकिंग अबाउट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, हु इज दैट पर्सन। तो यहाँ क्वेश्चन के तौर पे यानी इंटेरोगेटिव के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है ना शब्द। अब आंसर देखिए, द बॉय हु केम टू मीट यू दिस मॉर्निंग। मैं उस व्यक्ति के बारे में हूँ, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो आज सुबह तुमसे मिलने आया। तो यहाँ पर ये जो हु है एक्चुअल में जवाब दे रहा है कि मैं उस कौन किसके बारे में, उसके बारे में। तो यहाँ ये किसका है लेकिन यहाँ ये उसका है। यानी पहला जहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो रहे हैं, जहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, वहाँ पर ये प्रश्नवाचक प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसी का ही आंसर यानी रिलेटिव प्रोनाउंस में जब इनका इस्तेमाल हो रहा है तो वो आंसर देने के हिसाब से इनका इस्तेमाल हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? हम आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिए कुछ और वर्ड जिन्हें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये किस तरीके से, विच और हुज। विच जो है सब्जेक्ट फॉर्म भी विच रहती है, ऑब्जेक्ट भी विच रहता है, लेकिन जब वो पोजेसिव फॉर्म में आता है तो हुज हो जाता है। उसी तरीके से दैट सेम रहता है, दैट और दैट इसकी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होती। उसके बाद हु, हुम, हुज, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब नाउ देयर इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कौन सी कंडीशन होती है? बेसिकली सिचुएशंस होती हैं। ये सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पर विच एवर, ये चीज़ों को लेकर जब कि कोई सी भी चीज़ है, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, जब हम सारी चीज़ों का एक इंक्लूजन करते हैं, सब चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं कि इनमें से जो कोई भी चीज़ है, तो सर्टेन का मतलब क्या होता है? फिक्स, कि हम इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, सर्टेन। लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब हमारे पास कोई फिक्स चीज़ नहीं, फिक्स चीज़ के बारे में जब हमें पता नहीं होता, अनसर्टेन हम होते हैं या श्योर नहीं होते, उसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी। राइट, तो यहाँ पर जब हम अनसर्टेनिटी कौन सी सिचुएशन है? जब हमें पता नहीं है कि विच एवर, कोई सी भी चीज़, 10 बॉटल है, विच एवर बॉटल यू लाइक, इनमें से कोई सी भी बॉटल ले लो, मुझे नहीं पता। नाउ दैट बॉटल इज़ माइन, वो उस तरीके से जो हो जाता है कि हमें पता है कि कौन सी वाली, लेकिन इनमें से कोई सी भी ले लो, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी। तो विच एवर किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए। दैट किसके लिए इस्तेमाल होता है? चीज़ों के लिए भी होता है और लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। राइट, उसके बाद आता है हु, हुम, हुज। ये अलग अलग फॉर्मेशन इसकी होती है। सब्जेक्ट में हु होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट में हुम हो जाता है और पॉजेसिव में हुज हो जाता है, किसका? अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, तो इनका क्या हो जाता है? हुएवर, हुएमेवर, हुमसोएवर और हुएवर। ठीक है, ये भी आ जाता है। ये हुसोएवर, बेटा इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हुसोएवर है और ये हुमसोएवर है। ठीक है, अलग अलग है। ये व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात हो रही होती है, और अनसर्टेनिटी की कौन से वाले व्यक्ति के बारे में, किसके लिए बात हो रही होती है, पूरे ग्रुप में कि जो कोई भी हो, यानी एक ग्रुप तक हमें नहीं मालूम है कि हम किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, किसी क्रिकेट टीम के बारे में बात कर रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, डांसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, इस दुनिया में कोई सी भी चीज़ हो सकती है वो। वी हैव नो आइडिया एट ऑल। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ें। अब यहाँ हम आ गए हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो पहला है, द कार डैश वॉज स्टोलन वॉज द वन दे लव्ड मोस्ट। तो यहाँ क्या है कि कार जो चोरी हो गई थी, फिर से हम क्या बोल रहे हैं? द कार द कार जो गाड़ी है जो चोरी हो गई थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी बहुत सारी कार्स होंगी उनके पास, उनमें से हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत, और वो क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो कार को वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब दैट आएगा, विच नहीं आएगा, क्योंकि विच का मतलब तो तब आता जब एक ही कार होती, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी बता रहे हैं उसकी कि वो वाली गाड़ी जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हो सकता है 3-4 गाड़ियाँ और तीनों चारों में से जो सबसे ज़्यादा प्यारी गाड़ी हो वो चोरी हो गई है, तो इसलिए दैट आएगा। ठीक है, देन अ पर्सन डैश लव्स नेचर इज़ अ गुड पर्सन। पर्सन के बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है, और पर्सन हमारा सब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट है, पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा बताइए? हु आएगा।
यस, पर्सन हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा, हु। वो व्यक्ति जो नेचर से प्यार करता है वो एक अच्छा व्यक्ति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर स्कूल, स्कूल क्या हो गया, एक प्लेस हो गई ना बेसिकली। आर स्कूल डैश वॉज फाउंडेड इन 1995 इज बीइंग रेनोवेटेड, यानी 1995 में मेरी स्कूल बनी थी, हमारी स्कूल, सॉरी आर स्कूल, हमारी स्कूल 1995 में बनी थी और वो उसका रेनोवेशन चल रहा है, फिर से उसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, विच। क्यों विच क्यों होगा, विच किसके लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए। तो यहाँ स्कूल एक थिंग के रूप में ही आएगा, इंसानों के लिए तो नहीं आएगा ना। ठीक है, आर स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन 1995, और हमारी स्कूल, 4-5 स्कूल तो है नहीं, एक सिंगल स्कूल ही है। 4-5 होती कि भाई अच्छा मैं वो 4-5 मैं उन स्कूल्स में पढ़ी हूँ ना, उनमें से जो एक है ना वो वाली रेनोवेट हो रही है, ऐसा नहीं है, एक ही स्कूल है और उसी का ही रेनोवेशन चल रहा है, तो विच आएगा, दैट नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, आई विल एक्सेप्ट डैश पार्टी ड्रेस यू बाय मी ऑन वैलेंटाइंस डे, यानी वैलेंटाइंस डे को तुम मुझे जो भी ड्रेस खरीद कर दोगे मैं वो पहनूंगी। यानी हमारे पास वो ड्रेस अभी तक है नहीं, वैलेंटाइंस डे को जो ड्रेस खरीदी जाएगी ना वो ड्रेस मैं पहनूंगी। तो यानी जो कोई भी ड्रेस ला कर दोगे, आई विल, अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हम खरीदी जाएगी या क्या, विल से पता चल रहा है ना। आई विल एक्सेप्ट, यानी अभी तक लाकर दी नहीं है वो ड्रेस, जब लाकर दी जाएगी, कब लाकर दी जाएगी, यानी वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पे जो कोई भी ड्रेस लाकर दी जाएगी ना मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। ड्रेस क्या हुई, एक चीज़, और जितनी भी चीज़ों में से जितनी भी ड्रेसेस, कोई सी भी ड्रेस तुम लाकर दोगे, यानी इस संसार में जितनी भी ड्रेसेस है ना उन जितनी सारी ही ड्रेसेस में से तुम कोई भी एक ड्रेस लाकर दोगे। दो चीज़ें पता चली, एक तो थिंग की बात हो रही है, ड्रेस क्या है बेटा, थिंग है। ठीक है, दूसरा क्या पता चला, पूरे संसार में जो भी ड्रेस है कोई सी भी लाकर दोगे, तो दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, उसमें कौन सा वर्ड आया था, whichever, so I will accept whichever party dress you buy me on Valentine's Day. Right? Clear है, आगे बढ़े। Dash, you are behind this great initiative. I want to thank you. ठीक है, अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ बेसिकली हमें मालूम नहीं है किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा, whoever। whoever क्यों आएगा, एक तो ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पता है ही कि किसके बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है जिसने एक कोई बहुत ही बड़ा कदम कोई उठाया है, किसी नई चीज़ की, बहुत बड़ी और बेहतरीन चीज़ की शुरुआत की है। इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना किसी चीज़ की, और बहुत ही बड़ी और बेहतरीन चीज़ की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिस किसी ने भी शुरुआत, वी डोंट नो कि वो व्यक्ति कौन है, तो whoever, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कौन व्यक्ति है नहीं पता है, तो क्या आएगा, whoever। सो whoever you are behind this great initiative, यानी बहुत सारे लोग हैं कि तुम में से जो कोई भी इस बड़े कदम के पीछे, इस अभियान के पीछे, या जो भी इनिशिएटिव लिया है उसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है तुम लोगों में से, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता या चाहती हूँ। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, आया समझ में, आगे बढ़ें। वेल, अब हम आ गए हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस पर। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट का मतलब होता है जो डेफिनेट नहीं होते। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो फिक्स नहीं है, जिनका पता ही नहीं है सच। ये कुछ वर्ड्स भी जब अगर याद कर लोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनडेफिनेट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ईच, वन, मच, नोबडी, नो वन, आइदर, नाइदर, एनीबडी, एनीवन, एनी, ऑल, मोस्ट, सम, नन, मोर, बोथ, सेवरल, फ्यू एंड मैनी। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल होता है। मैम कैसे पता चलेगा कि इसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं या नहीं होते, ठहरिए। It is used to refer to people or things without saying exactly who or what they are. इसका क्या मतलब है बेटा, कि हम जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन लोगों को बता रहे हैं ये कहे बिना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी जैसे हम बात कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, ये दो पार्टीज़ हैं। ठीक है, ए व्यक्ति जो है, ये जो बी पार्टी है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं।
जब इस ग्रुप को पता नहीं हो कि ये व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है, तब वहाँ पर बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बात हो रही होती है। यूजुअली क्या होता है, नीदर ऑफ देम, यूजुअली यहाँ पर इस ग्रुप को नहीं पता है, इस ग्रुप को नहीं पता है। अदरवाइज बाकी केसेस जो हमने पहले देखे उसमें इस व्यक्ति को नहीं पता है, अनसर्टेनिटी के पूरी दुनिया में जो कोई भी है वो ही उसके बारे में, तो मुझे स्पेसिफिक मतलब मैं जो बोल रही हूँ ये जो ए है उसको नहीं पता है, पूरी दुनिया में कोई भी हो, चाहे पूरी दुनिया में कोई सी भी ड्रेस ले आओ, मुझे नहीं पता कौन सी ड्रेस, मुझे नहीं पता कौन सी ड्रेस, कोई सी भी ड्रेस ले आओ, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को नहीं पता है, ये बस किसी को संबोधित कर रहे हैं कि हाँ कोई भी आ जाओ, तुम 5-7 लोगों कोई भी आ जाओ, एनीवन कैन कम, राइट। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ वी यूज प्रोनाउंस एंडिंग इन बॉडी और वन फॉर पीपल, मतलब लोगों के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे हम कौन सा शब्द लगा देते हैं, या तो बडी लगाते हैं, जैसे एवरीबडी इंसानों के लिए जब इस्तेमाल हो रहा था तो या तो एवरीबडी, एनीबडी, ठीक है, नोबडी, या फिर वन लगा देते हैं, एवरीवन, नो वन, समवन, ठीक है। इसके अलावा एंड प्रोनाउंस एंडिंग इन थिंग फॉर थिंग्स, यानी जो थिंग में मतलब एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सारे शब्द किस में एंड होते हैं, थिंग में। तो ये एनीथिंग, नथिंग वो किस में किसको संबोधित कर रहे होते हैं, थिंग्स को, यानी चीज़ों को। उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे ऑल हो गया या एनी हो गया, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों के लिए ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ इट, ऑल ऑफ दिस, ऐसे भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट। क्या हम इसके एक और देखते हैं कि कुछ जगह वेयर जो है, वेयर शब्द जो है वो भी कुछ केसेस में इस्तेमाल होता है एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। अब एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एवरीबडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट, यानी हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति ने, ये जो BODY है ना, बडी, ये बॉडी से वर्ड बना है कि हर एक व्यक्ति जो है वो कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहा था। कॉन्सर्ट क्या, जहाँ गाना बज रहा होता है, एक ऑर्केस्ट्रा होता है, ड्रम्स और ये सब पूरा अच्छे से सेट होता है, कोरस, और बहुत बढ़िया गाना चल रहा होता है, तो पूरा कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया एंजॉय किया हर एक व्यक्ति ने। आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन एट होम, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं था घर पे। जैसे ही सब लोग कॉन्सर्ट में गए हुए थे तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देयर वॉज नो वन एट होम, घर पे तो कोई था ही नहीं। ऑल ऑफ देम वर आउट, सभी के सभी लोग जो है, अब पूरे झुंड को एक साथ बोल रहे हैं, पूरे झुंड को एक साथ बोल रहे हैं, सारे के सारे चले गए। तो जब हम ऑल बोल रहे हैं तो यानी पूरे ग्रुप को एक साथ संबोधित कर रहे हैं। एवरीबडी बोल रहे हैं तब हम एक एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। एवरीवन बोल रहे हैं, यानी ये एक तरीके से बेटा सिनोनिमस तौर पे भी कह सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में जिस तरह से इस्तेमाल होता है उस तरीके से भी कह सकते हैं, जिसे हम एक्सरसाइजेस के तौर पे बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस अभी तक के सबसे ईजी प्रोनाउंस में से थे। जल्दी से एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, ही सॉ डैश इन द गार्डन, अब क्या समझ में आएगा, किसी चीज़ को देखा, किसी इंसान को देखा, किसे देखा, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आएगा। इसीलिए हम ये चीज़ एक मान लें कि कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं, जो स्पेशली हमने आज के वीडियो में सीखा, वो प्रोनाउंस आपको सेंटेंसेस फ्रेम होने के बाद में पता चलता है कि चीज़ के बारे में बात हो रही है या किसी व्यक्ति के बारे में। हाँ, इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इन सेंटेंसेस के पहले या बाद में या इन सेंटेंसेस के अंदर ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि पता चले कि भाई चीज़ के बारे में बात हो रही है या इंसान के बारे में बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि ही सॉ समथिंग, मतलब कोई चीज़ देखी, समबडी किसी व्यक्ति को देखा, या समवन, ठीक है। या ये भी हो, यहाँ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पे। यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, ही सॉ नो वन, he saw nothing, ये भी हो सकता है। लेकिन ये हमें कब पता चलेगा, तभी पता चल सकता है जब हमारे पास इसको लेकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, राइट स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अब ये मैम कैसे पता चले, तो स्टूडेंट्स जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है कमिंग संडे को, वो 17 मार्च,
तब लाइव सेशन होगा तो उसमें पैराग्राफ्स के तौर पे आपको ये सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और उस तरीके से आपको वो समझ में भी आए। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये इस तरह से क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को फिक्स ना रखें कि यहाँ पर सिर्फ यही आएगा या यही आएगा या यही आएगा। नो, एंड ट्राई टू फ्रेम मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस, मोर नंबर ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। राइट, इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए ताकि और आपका और बेहतर तरीके से आप समझ पाए। राइट, देयर इज डैश टू ईट, अब यहाँ क्या होगा, देयर इज नथिंग टू ईट, क्या होगा, देयर इज नोबडी टू ईट, देयर इज नो वन टू ईट। अब यहाँ पर नथिंग तो समझ में आ रहा है कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं देयर इज नो बडी टू ईट तो क्या मतलब हो जाता है, यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि अभी तक कोई आया, देयर इज नो वन टू ईट, कोई आया ही नहीं है खाना खाने के लिए। क्या समझ में आ रहा है कि मीनिंग एकदम चेंज हो गया, देयर इज नो वन टू ईट एंड देयर इज नथिंग टू ईट। तो नथिंग टू ईट की मतलब खाने की बात हो रही है, चीज़ की बात हो रही है। नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नोबडी टू ईट, खाने के लिए कोई भी नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, नोबडी टू ईट, उस व्यक्ति के बारे में। देयर इज नो वन टू ईट, उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि खाना खाने के लिए तो कोई है ही नहीं, इतना सारा खाना बना लिया और अभी तक कोई आया ही नहीं है, कोई है ही नहीं खाना खाने के लिए। आ रहा है समझ में, इस तरह से इसके मीनिंग्स निकलते हैं। राइट, आई लुक्ड डैश फॉर माई कीज, आई लुक्ड एवरीवेयर हो सकता है, फॉर माई कीज मैंने हर जगह, यहाँ पर नो वेयर वगैरह जैसे वर्ड शायद नहीं हम इस्तेमाल करें, यूज़ कर भी सकते हैं, गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने सोफे पर बस बैठी हुई हूँ और मुझे मेरी जो चाबी है वो खो गई है। तो मम्मी आई, पूछा कि अंकिता क्या तुमने अपनी गाड़ी की चाबी देखी? तो मैंने क्या बोला, नहीं मम्मी मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो कहीं भी नहीं ढूंढी। हो सकता है मैं बिल्कुल ऐसे बोलूँ, सो आई लुक्ड नो वेयर फॉर माई कीज, बट यूजुअली हम बिल्कुल कह देते हैं कि मैंने लेकिन यही अगर एक्सप्रेशन मेरा हो कि मैंने हर जगह तलाश कर ली, मुझे कहीं नहीं मिली, सो आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज। तो यहाँ पर एवरीवेयर भी हो सकता है, नोवेयर भी हो सकता है, बट यूजुअली हम इसे पॉजिटिव वे में ही यूज़ करेंगे कि हर जगह देख ली। नोवेयर का मतलब ये है कि मैंने तो नहीं चेक करी, तो ये एक नेगेटिव वे के अंदर ये चीज़ एक्सप्रेस की जाती है। राइट, चलिए, कीथ इज़ लुकिंग फॉर डैश टू लिव, कीथ इज़ लुकिंग फॉर समवेयर टू लिव, यानी यहाँ रहने के लिए उसको कोई जगह ढूंढ रहा है वो। ठीक है, कीथ इज़ लुकिंग फॉर समवेयर यानी कोई एक जगह चाहिए, कि वो कोई जगह ढूंढ रहा है, उसको एक अच्छा मतलब घर ढूंढ रहा है कि कोई अच्छी जगह, ऐसा मतलब सिलेक्टिव है यहाँ पे कि कोई अच्छी जगह घर मिल जाए अगर तो वो रह ले। अब यहाँ पर क्या एवरीवेयर आ सकता था समवेयर की जगह? बिल्कुल आ सकता था। कीथ इज़ लुकिंग फॉर एवरीवेयर टू लिव, एवरीवेयर और समवेयर में यहाँ डिफरेंस क्या है कि कीथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि उसको कोई भी घर किराए पर मिल जाए, इसलिए वो जहाँ पर भी उसको मिल रहा है हर जगह वो ढूंढ रहा है, तो ये एवरीवेयर। तो अब हम एवरीवेयर यूज़ करेंगे, लेकिन समवेयर का अर्थ क्या होगा बेटा कि कीथ अभी कुछ जगह देख रहा है, उसकी पसंद की जगह, उसको जहाँ जो भी उसकी पसंद की या चॉइस आ जाती है इसमें कि जो भी उसकी पसंद की जगह होगी वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेगा उसको। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आया क्या? अब हम आगे बढ़ें। वेल, यहाँ हम आ जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, जो कि इस वीडियो का और प्रोनाउंस का लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है। राइट, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्स, एक होता है ना रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है अपने आप को ही बताने का। ये देखिए, रिफ्लेक्सिव के अंदर बेसिकली बात होती है सेल्फ की, यानी खुद के ही बारे में, कि सेल्फ को जताता है। जैसे इट है तो इट्स सेल्फ, मी है माई सेल्फ, राइट, तो आई है माई, इस तरीके के जो वर्ड है जिसमें सेल्फ ऐड हो जाता है, उसका वही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जल्दी से पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रीडायरेक्ट्स अ सेंटेंस और अ क्लॉज बैक टू द सब्जेक्ट which is also the direct object of that sentence. A reflexive pronoun comes when the subject performs its action upon itself. Here, itself is a
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी क्या है कि यहाँ पर बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में या क्लॉज में, सेंटेंस ही जो होता है उसमें सब्जेक्ट को जब दोबारा बता रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब ये जो माई सेल्फ शब्द है वो इस सेंटेंस के किस वर्ड को बता रहा है? सब्जेक्ट को ही। मैं ये खुद ही कर लूंगी, मतलब फिर से इसी पर वापस आ रहा है कि मैं ये काम खुद ही कर लूंगी। तो ये जो खुद ही कर लूंगी ना, ये खुद शब्द जो है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन comes when the subject performs its action upon itself। जो मैंने अभी समझाया कि अपने ऊपर ही एक्शन करना है। Here itself is a reflexive pronoun। itself जो होता है वो एक reflexive pronoun होता है। ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पे बताया, सारे मैंने आपको यहाँ बताए हैं। The 9 reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves and themselves। ये कुछ इस तरीके की हैं, जो 9 pronouns हैं ये हैं 9 reflexive pronouns, right? Now since she is her own boss, she gave herself a raise। मतलब वो अपनी खुद की मालकिन है, अपने मन की मालिक है और इसीलिए उसने अपने आप को रेज दे दिया, यानी अपनी सैलरी खुद ने ही बढ़ा ली, क्योंकि वही इस ऑफिस की बॉस है और वही इस ऑफिस में काम भी कर रही है, तो बॉस वही हो गई और उसने अपनी सैलरी भी खुद ही बढ़ा ली। ठीक है, तो यहाँ पर हियर हरसेल्फ इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज एंड द सेम पर्सन इज द सब्जेक्ट। यानी ये जो हरसेल्फ है वो किसे बता रहा है? इस शी को, इस शी को बता रहा है। तो शी के साथ क्या होता है? हरसेल्फ। ही के साथ क्या होगा? हिमसेल्फ। वी के साथ क्या होगा? आवरसेल्व्स। राइट, चलिए, शी अलाउड हरसेल्फ, खुद शी अलाउड हरसेल्फ मोर टाइम टू गेट रेडी। उसने अपने आप को या खुद को, अपने आप को, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं तो शी के साथ हर आता है। वो चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सिर्फ सेल्फ उसमें ऐड करना है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव वाला जो है वो मैंने बताया हुआ है, वो ध्यान रखना है। उसी में ही बस सेल्फ ऐड करना होता है, नथिंग एल्स। राइट, नथिंग एल्स बेटा। She allowed herself more time to get ready. The computer restarts itself every night। कंप्यूटर क्या हो गया? एक चीज़ हो गई, थिंग हो गई ना। तो कंप्यूटर, और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थिंग है, तो क्या आ जाएगा? उसकी जगह इट आएगा। इट के साथ सिर्फ सेल्फ ही तो ऐड करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़े, ये आ गई है हमारी एक्सरसाइज। राइट, तो एक्सरसाइज क्या है? वी टोल्ड डैश दैट वी वर सो लकी टू बी अलाइव। मतलब यहाँ पर वी क्या है? वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर होता है कि नहीं होता? वी टोल्ड आवरसेल्व्स that we were so lucky to be alive। we told ourselves। याद करो, सब्जेक्ट और possessive। remember, Robert made this shirt। Robert क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो रॉबर्ट का सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर यूज़ होगा तो क्या होगा? रॉबर्ट का सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा तो क्या होगा? ही होगा। रॉबर्ट लड़का है और इसका possessive होगा तो possessive क्या होता है? his होता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, हिम होता है या नहीं होता? तो यहाँ क्या आएगा? रॉबर्ट मेड दिस शर्ट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, राइट। याद कीजिए वो चार्ट। नेक्स्ट इज लीसा डिड हर होमवर्क। लीसा क्या है? लड़की है। लीसा डिड हर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या आएगा? हरसेल्फ। लीसा डिड हर होमवर्क हरसेल्फ, खुद ने ही ये काम किया। We helped Dash to some coke at the party। We क्या है? our आएगा यहाँ पे। We क्या होता है? Plural। We helped ourselves to some coke at the party। Emma, did you take the photo by। Emma कौन है? Emma एक लड़की है। Did you क्या तुमने खुद ही अपनी फ़ोटो ली? By yourself। yourself क्या तुमने खुद ही अपनी फ़ोटो ली? I wrote this poem। I का क्या हो जाएगा? myself। myself। I wrote this poem myself। The lion can defend himself
herself, itself, itself. एनिमल्स के लिए it यूज़ होता है. Remember, Tim and Gary, if you want more milk, help. मतलब टिम और गैरी, सबसे पहले तो ये दो लोग हो गए, और टिम और गैरी, इफ़ यू वांट मोर मिल्क हेल्प योरसेल्व्स. यहाँ आ गया योरसेल्व्स. अब यहाँ पर योरसेल्फ है, यहाँ योरसेल्व्स है. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसका मीनिंग आप समझिए. देखिए, यहाँ पर योरसेल्फ इसलिए आया क्योंकि बेसिकली एक ही जने के बारे में बात हो रही है. एक ही जने के बारे में बात हो रही है, इसलिए योरसेल्फ आया. हमने यू को योरसेल्फ के अंदर तब्दील किया है. मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि यू शब्द जो है वो एक जने को भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो एक से ज़्यादा जने को भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है. वो एक से ज़्यादा जने 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, और करोड़ भी हो सकते हैं. डजेंट मैटर एट ऑल. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने और ज़्यादा हैं. तो जब ये यू एक ही जने को दिखा रहा हो तब हम योरसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये यू एक से ज़्यादा जने को दिखा रहा हो तब हम यू की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? योरसेल्व्स. दूसरा, हर जगह बेटा प्रोनाउन के जगह पर ही ये आया है, ये कभी नहीं भूलना है. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउन की जगह पर ही आया है. आपको ये देखिए, ये इसकी जगह पर ही आया है. रॉबर्ट एक लड़का अगर है तो सबसे पहले हमने क्या करा? उसको ही में तब्दील करा है. सबसे पहले रॉबर्ट मेड दिस टी शर्ट एंड देन वी आर चेंजिंग इट टू ऑब्जेक्ट. याद करिए कि कहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है. सब्जेक्ट की जगह क्या यहाँ पर क्या आ रहा है? ठीक है. नेक्स्ट इज एलिस एंड जॉरिस कलेक्टेड द स्टिकर्स. एलिस एंड जॉरिस कलेक्टेड द स्टिकर्स. यहाँ कहीं भी यू है क्या कि योरसेल्फ आएगा? नहीं ना. तो क्या आना चाहिए? देमसेल्व्स. प्लूरल है. नेक्स्ट इज एवरीवन हु गॉट द राइट आंसर कैन कॉन्ग्रेचुलेट. क्या होना चाहिए यहाँ पे? हमने यहाँ अभी देमसेल्व्स देखा, तो यहाँ लेकिन क्या होना चाहिए? एवरीवन हु गॉट द राइट आंसर कैन कॉन्ग्रेचुलेट देमसेल्फ. अब यहाँ पर देमसेल्फ क्यों आया? यहाँ देमसेल्व्स क्यों आया? वेल स्टूडेंट, देमसेल्फ और देमसेल्व्स के अंदर आजकल देमसेल्फ जो है उसका यूसेज थोड़ा कम हो गया है, बट इट डजेंट मीन कि यूज़ नहीं होता. इसलिए हम जल्दी से इसका मीनिंग समझ लेते हैं. जब भी हम, जैसे यहाँ एवरीवन, अब इस एवरीवन में क्या हमें ये पता चल रहा है कि लड़की की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है? क्या हमें जेंडर वगैरह मालूम है क्या? जेंडर या एज कुछ भी हमें मालूम है क्या यहाँ पर? डू वी नो दैट? नो, वी डोंट नो. कोई स्पेसिफिक हमें मालूम नहीं है. दूसरा, एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हॉल में खड़ी हूँ और मैं स्पीकर हूँ, माइक में बात कर रही हूँ. अब हॉल में मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, तब मुझे समझ में आ रहा है. लेकिन मैं जब इन सबको साथ में संबोधित कर रही हूँ तो मुझे स्पेसिफिक फिर भी मालूम नहीं है ना कि हाँ इतने लड़के इतनी लड़की, हमको मालूम नहीं है बेसिकली. ठीक है. अगर यहाँ पर जब ये पता नहीं होता है तब हम हर एक सिंगल एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे होते हैं. ऐसे केसेस में वहाँ हम देमसेल्फ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. राइट. यहाँ मैं एक चीज़ एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब ये एक सिंगुलर के देमसेल्फ जो है, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, जो देमसेल्फ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है बेसिकली, और देमसेल्व्स जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए. ठीक है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है. लेकिन मैम देम शब्द तो अपने आप में ही प्लूरल है, तो फिर देम सेल्फ सिंगुलर और प्लूरल के लिए कैसे यूज़ हुआ? ये आपको कन्फ्यूजन है? नो वरीज एट ऑल. सबसे पहले तो ये सीख लें कि देम जो होता है प्लूरल के लिए ही हमेशा इस्तेमाल होता है. क्लियर है? जब देम सेल्फ बना और देम सेल्व्स बना, उसमें फिर से एक विभाजन हो गया. सिंगुलर देम सेल्फ होता है, प्लूरल देम सेल्व्स होता है. ये वर्ड लिखने के बाद हमें समझ में आएगा कि प्रयोग किस लिए किया गया है. एक चीज़. दूसरी चीज़, मैं जैसे एक उदाहरण देती हूँ. जैसे यहाँ पर हमने ये एलिस एंड डोरिस कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने अपने आप से ही वो स्टिकर्स कलेक्ट किए, और एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए देमसेल्व्स हो गया. ये तो क्लियर है, इसको समझने में तो मुश्किल नहीं. लेकिन लास्ट वाले में देमसेल्फ क्यों आया, यहाँ डाउट है. इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है और कल उसके बच्चे घर आएंगे. बच्चे यानी
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो घर आएंगे। एक से भी ज़्यादा बच्चे हैं तो भी प्लूरल हो गए ना, चिल्ड्रन। लेकिन क्या मुझे पता है कि लड़का है लड़की है? मतलब ये जो शब्द है चिल्ड्रन अपने आप में क्या ये बता रहा है कि लड़का है या लड़की है? नहीं। हाँ, हो सकता है मेरी फ्रेंड है तो मुझे यूँ पता हो कि हाँ एक बेटा है एक बेटी है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन जब हम चिल्ड्रन ये जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द का मतलब तो बच्चे ही है ना, बच्चा या बच्ची नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये बच्चे जो है जिसका हमें जेंडर नहीं मालूम है, इंसान है हमें पता है लेकिन जेंडर नहीं मालूम है, उस केस में सिंगुलर का केस लगता है बेटा, और हम देमसेल्फ लगाते हैं। इस केस में ये जो एवरीवन है ना, ये पूरे एक जिस तरह से चिल्ड्रन का इस्तेमाल हुआ है शब्द का, वैसे ही एवरीवन का इस्तेमाल हुआ है, जहाँ हमें जेंडर नहीं पता, लड़का लड़की हमको नहीं पता, सब लोगों को ये क्या कहा जा रहा है, सब लोग। और एवरीवन को हमेशा सिंगुलर एंटिटी के हिसाब से देखा जाता है। एवरीवन इज, एवरीवन आर कभी नहीं होता, हमेशा इज होता है, आर कभी नहीं होता। राइट, क्लियर है? अब समझ में आया देमसेल्फ और देमसेल्व्स का डिफरेंस? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब यहाँ पर हमारे ये प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, यानी अभी हमारा प्रोनाउन भी है वो कंप्लीट हो गया। और इसकी जो एक्सरसाइज है, आपको एक एक्सरसाइज दी गई है पीडीएफ में। स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकता है ये वाला आज का जो हमारा वीडियो है कुछ जगह बहुत आपके लिए मुश्किल हो सकता है कुछ जगह बहुत ईजी है, लेकिन हाथों हाथ अगर जो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी हैं वो आप सॉल्व अगर करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मैंने जो भी समझाया है जब वो आप इन एक्सरसाइज पर अप्लाई करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जो आई, माई सेल्फ, ये जो सब्जेक्ट और पजेसिव ये जो बताया गया है, लेकिन मेल के मामले के अंदर मतलब लड़के के मामले में हिमसेल्फ आ गया। डोंट वरी एट ऑल, यूजुअली ये कहाँ से इस्तेमाल होता है, और जैसे देयर सेल्फ की बजाय देमसेल्फ यूज़ हुआ है दे की जगह। डोंट वरी एट ऑल, ये किसकी जगह क्या इस्तेमाल होता है उसका पूरा जो चार्ट है, जैसे ए आई की जगह माई सेल्फ इस्तेमाल होगा, ठीक है, और ही की जगह हिमसेल्फ होगा, शी का हर सेल्फ हो जाएगा। मतलब ये बन जाते हैं, उसका पूरा चार्ट भी बनाकर आपको उसी एक्सरसाइज की पीडीएफ के अंदर दिया गया है। मेक श्योर आप वो पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आप एक्सरसाइजेज तो सॉल्व कर ही पाएँ, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी इजीली मिल जाए। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? और इसका जो एक्सरसाइजेज हम जो सॉल्व करेंगे वो कब करेंगे? संडे को, यानी 17 मार्च को शार्प एट 5:30 PM। भूलेंगे नहीं स्टूडेंट्स, संडे को। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। ऑल राइट, संडे को at 5:30 PM, राइट? भूलना नहीं है, डेफिनेटली ज़रूर से ज़रूर देखना है। और मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से और बहुत रूट लेवल से समझा रही हूँ। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा, और स्किप करेंगे तो ज़रूर शायद गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, और अब इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, एंड मेक श्योर कि एक्सरसाइजेस ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। जितना भी कहीं कोई भी मिस्टेक आपको अगर फील हो रहा है, डाउट अगर फील हो रहा है, नॉट मिस्टेक, डाउट अगर फील हो रहा है, तो वो डाउट आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। आई डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, और सारे डाउट्स लेकर लाइव सेशन में भी आइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करूँगी, बिकॉज आई एम श्योर कि टाइप्स ऑफ नाउन जो है ना, पर्सनल प्रोनाउंस आर मच ईजियर देन रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस, सम ऑफ द प्रोनाउंस, ठीक है? तो यहाँ ज़रूर से ज़रूर अपने डाउट्स लेकर आइए ताकि क्लैरिटी आपको मिल जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी समझ सकें। और स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो हैं क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये भी ध्यान रखिए, ये जो सीरीज़ है वो आप क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के हों, आपके लिए रेलेवेंट है बेटा। और अगर आपको ई बुक्स, ई नोट्स चाहिए रहते हैं तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड मिल जाए। और आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और इसे फॉलो करना तो और भी मत भूलिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ पर हम अवेलेबल हैं, और आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे चैनल से रिलेटेड मिल जाएगी।
तो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि बिना स्किप करे वीडियोस देखें, रेगुलर लाइव अटेंड करें और अपना ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।